नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य है कि इस व्याख्यान के पश्चात आप भारतेंदु युगीन कवियों के विषय में जान सकेंगे, भारतेंदु युगीन काव्य रचनाओं के विषय में जान सकेंगे और भारतेंदु युग के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति और विशेषताओं के को भली भांति समझ सकेंगे। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य में 1850 से 1900 तक का समय माना जाता है। मोटे तौर पर हम 1850 से 1900 तक के समय को भारतेंदु युग कहते हैं। वैसे विद्वानों ने इसे अलग अलग नामों से अभिहित किया है। कोई इसे पुनर्जागरण काल कहता है, कोई परिवर्तन काल कहता है, कोई आधुनिक काल कहता है और कोई इसे नवजागरण काल भी इसे कहता है। लगभग ये 50 वर्ष का समय है। इस समय को भारतेंदु युग कहना ही अधिक उचित है, अधिक तर्कसंगत है, क्योंकि भारतेंदु एक ऐसे साहित्यकार हुए हैं इस समय जिन्होंने रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को व्यापक रूप से परिवर्तित कर दिया। यानी इस समय में जो साहित्य में परिवर्तन के जो परिवर्तन लाने वाले थे वे भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस काल का नामकरण किया गया है। आचार्य शुक्ल ने इस काल का प्रारंभ 1843 से माना है। यानी उन्होंने जो अपना काल विभाजन किया है संवत के आधार पर, संवत 1900 मानते हैं। संवत 1900 में से को जब हम ईस्वी सन में बदलते हैं तो उसमें 57 वर्ष घटाकर तो 1843 बैठता है। दूसरे विद्वान हैं वे भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक क्षेत्र में जब उन्होंने पदार्पण किया था यानी 1865 के आसपास, तो उसी समय से मानते हैं कुछ विद्वान इस काल को कि 1865 से माना जाना चाहिए, है ना। तो इस काल को वे विद्वान संक्रमण काल कहकर और 1865 से 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग की संज्ञा दे देते हैं। लेकिन जो सर्वसम्मत जो मत है वह यही है कि 1850 से 1900 ईस्वी तक का समय है वह भारतेंदु युग है। अब इस युग के हम प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय में जान लेते हैं। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे प्रमुख इस काल के कवि हैं। उन्होंने अनेक काव्य कृतियों की रचना की है। लगभग 70 के आसपास उनकी 70 के लगभग उनकी काव्य कृतियाँ हैं। भारतेंदु ग्रंथावली में ये संकलित हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं: प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत इत्यादि। अब इनकी एक समग्र विशेषताएं जब इन काव्य कृतियों की देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य की दृष्टि से ब्रज भाषा के कवि हम उन्हें मान सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग भी शुरू कर दिया था। इनकी रचनाएं खड़ी बोली में भी हैं। भक्ति और श्रृंगार रस की इनके काव्य में प्रधानता हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो विशेषताएं हैं, देशभक्ति है, राष्ट्रीयता है, इसके साथ साथ राजभक्ति है, प्रकृति चित्रण है, ये भी भारतेंदु युग के काव्य में हमें मिलते हैं। यानी इन्होंने नए नए विषयों की ओर साहित्य को उन्मुख किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। उन्होंने कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनका प्रकाशन संपादन भी इन्होंने किया। दूसरे इस काल के प्रमुख जो कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 1855 से 1923 तक का इनका जीवन काल है। इनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व में संकलित हैं। इनमें प्रमुख है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, बृहचंद्र पंचक। तो इनकी हम विशेषताएं देखें तो जो प्रेमघन जी हैं वे अब्र उपनाम से उर्दू में भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। आनंद कादम्बिनी
मासिक और नागरी नीरज साप्ताहिक ये पत्र ये निकालते थे। इनके संपादक थे। राजभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना का समन्वय इनकी रचनाओं में मिलता है। इनकी रचनाओं में देश की बुरी हालत जो उस समय थी उसका भी वर्णन है, और इन्होंने भी ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। प्रताप नारायण मिश्र इस काल के तीसरे प्रमुख कवि हैं। 1856 से 1894 तक का इनका जीवन काल है। बहुत ही थोड़े समय का इनका जीवन है। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृष्णताम, श्रृंगार विलास इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये एक रसिक समाज होता था कानपुर में, उसकी साहित्यिक संस्था से ये जुड़े हुए थे। ब्राह्मण नामक पत्र ये निकालते थे, उसके संपादक थे। समसामयिक, देश दशा और राजनीतिक चेतना का इसमें इन्होंने अपने साहित्य में वर्णन किया है। इन्होंने भी मुख्य रूप से ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की है। इन्होंने कई निबंध और नाटक वगैरह भी लिखे हैं। तो ठाकुर जगमोहन हैं, इनका समय 1857 से 1899 तक। हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के जो ये कवि हैं अधिकतर थोड़े समय तक ये जीवित रहे। एक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को छोड़कर इनका जीवन काल है बहुत थोड़े समय का ही है, लेकिन थोड़े समय में इन्होंने उत्तम साहित्य की रचना की है। इन्हें भारतेंदु मंडल के साहित्यकार हम इन्हें कहते हैं। तो ठाकुर जगमोहन की प्रमुख रचनाओं में प्रेम संपत्ति लता है, यामलता, श्यामलता है, श्यामा सरोजनी है, देवयानी है, ऋतु संगार है। ऋतु संगार और मेघदूत ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। श्रृंगार वर्णन, प्रेम प्रकृति का वर्णन, प्रकृति प्रेम और श्रृंगार वर्णन की रचनाओं में अधिकांश समय मिलता है। अलंकार का प्रयोग स्वाभाविक है। ब्रज भाषा का भी इन्होंने मुख्य रूप से प्रयोग किया है। बड़े प्रतिभाशाली कवि थे, भावुक मनोवृत्ति के ये कवि थे। इसके पश्चात अगले कवि हम कह सकते हैं अंबिका दत्त व्यास हैं। पावन पचासा, सुरवि, सुकवि सत्सई, हो होरी, विहारी विहार ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका समय भी 1858 से और 1900 तक का ही है। पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका के संपादक रहे हैं। बिहारी विहार में इन्होंने बिहारी के दोहों पर कुंडलियों बनाई है, यानी कुंडलियों में बिहारी के दोहों को इन्होंने ढाला है। कंसवध इनकी खड़ी बोली में लिखा गया एक प्रबंध काव्य है जो ये पूरा नहीं कर सके, पूर्ण ही है। इन्होंने ब्रज भाषा में इन्होंने साहित्य रचना की है। इसके अतिरिक्त फिर अंबिका दत्त व्यास के बाद है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण ग्रंथावली में इनकी रचनाएं संकलित हैं। इनमें भारत 12 मासा, देश दशा और रहीम के दोहों पर कुंडलियों की इन्होंने रचना की है। इनका समय भी, इनका जीवन काल भी कम ही है, 1865 से और 1907 तक का, लगभग ये 42 साल का इनका जीवन काल है। ये भारतेंदु के भुआ के लड़के थे, यानी उनके फुफेरे भाई। कविता के नाटक, उपन्यास आदि में इन्होंने लिखे हैं। काशी नागरिक सभा के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। भक्ति और श्रृंगार के साथ साथ समकालीन राजनीतिक चेतना भी इनके साहित्य में दिखाई देती है। इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त तो और एक आध हम कवि का नाम ले सकते हैं, जिनमें नवनीत चतुर्वेदी हैं और गोविंद गिल्ला भाई हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं। ये अन्य इस काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। हम देखते हैं कि रीतिकाल के बाद भारतेंदु कालिया में आकर, यानी 1850 ईस्वी के आसपास से काव्य में नए नए विषयों पर कविताएं लिखी जाने लगी। काव्य का स्वरूप बदल गया। श्रृंगारिकता जो रीतिकाल का प्रमुख एक प्रवृत्ति थी, उससे अलग हटकर दूसरे विषयों की ओर भी इन कवियों का ध्यान गया। तो किन किन विशेषताओं का समावेश इन कवियों ने अपने काव्य में किया है, इसकी विशेषताओं पर आचार्य रामदास शुक्ल ने लिखा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुख्य रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र ही, हमने अभी पहले पढ़ा है कि वे ही इस काल में साहित्य में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख एक साहित्यकार थे। युग परिवर्तक साहित्यकार जिन्हें कहा जाता है। तो उनके विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी उन्होंने नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। इस नए रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। उसी में लगे हुए विषय अन्य विषय हैं, जैसे समाज कल्याण या लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार, हास्य और विनोद। ये नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए।
तो अब हम इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखते हैं एक नज़र में। तो सबसे पहले देशभक्ति की भावना है इसमें, उसके साथ साथ राजभक्ति की भावना भी इन कवियों की काव्य में दिखाई देती है। समाज की दुर्दशा का चित्रण ये कवि करते हैं। भगवत भक्ति भी इनके काव्य में है, श्रृंगार चित्रण है, प्रकृति चित्रण है, हास्य व्यंग्य की प्रधानता इनके काव्य में है। समस्या पूर्ति एक अलग से हटकर एक विशेषता है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त इनकी भाषा शैली, काव्य रूप, छंद विधान आदि के विषय में भी हम जानेंगे। तो इनके काव्य की प्रथम जो विशेषता है, जो प्रवृत्ति है, वो हम कह सकते हैं कि देशभक्ति की भावना। क्योंकि ये पराधीनता का समय था, विदेशी शासक विभिन्न प्रकार से भारतीय जनता पर अत्याचार कर रहे थे। तो ऐसे समय में इन कवियों ने जनमानस में एक राष्ट्रीयता, एक देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास किया है। इनमें हम देखें इस काल की प्रमुख जो देशभक्ति परक जो रचनाएं हैं, उसमें राधा कृष्ण दास द्वारा रचित भारत 12 मासा है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, और राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित हमारा उत्तम भारत देश, इस प्रकार की रचनाएं हैं। इसके साथ साथ इस काल में हम देखते हैं कि अनेक रचनाओं के भीतर, कविताओं के भीतर अनेक पदों में हमें देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना का स्वर दिखाई देता है। जैसे स्वयं भारतेंदु कहते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यानी अंग्रेजों की प्रवृत्ति पर वे व्यंग करते हैं। ये मुकरी और पहेलियाँ इस प्रकार की भारतेंदु जी ने लिखी हैं ना। ये अंग्रेजों की कूटनीति का रहस्योद्घाटन भी इन्होंने किया कि किस प्रकार वो आपस में भाई भाई को शत्रु बनाकर और आपस में लड़ा देते हैं। शत्रु शत्रु लड़वाई, दूरी रही लखिए तमाशा, और दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। प्रबल देखिए जाए ताही मिली दीजली आशा, और जिसे बलवान देखते हैं उसी के साथ आप मिल जाते हैं या उसे अपनी तरफ मिला लेते हैं। तो इस प्रकार फूट डालो और राज्य करो की वो नीति ये अपनाते हैं। भारतेंदु ने इनकी इस प्रवृत्ति पर बड़े कटाक्ष किए हैं। भारतेंदु के साथ साथ अन्य कवियों ने भी इस जनता में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया है। इस देशभक्ति और राष्ट्रीयता के साथ साथ दूसरी जो इससे मिलती जुलती एक भावना इनके काव्य में मिलती जुलती क्या कहें उसे, हम इससे विपरीत भावना भी कह सकते हैं। कि एक तरफ तो इनमें देश के प्रति प्रेम है, देश के प्रति भक्ति और राष्ट्रीय चेतना की ये का विकास की करते हैं, उसे जन जन तक देश प्रेम की भावना फैलाते हैं। दूसरी तरफ इनमें राजभक्ति की प्रवृत्ति भी है। जब 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त करके और भारतीय शासन की जो बागडोर है और महारानी विक्टोरिया ने सीधे अपने हाथ में ले ली थी, तो ये कवि उस पर बड़े इन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है कि महारानी विक्टोरिया ने तो भारत की जनता को सनाथ कर दिया, सनाथ हो गई भारत की जनता महारानी विक्टोरिया को अपनी शासिका के रूप में पाकर। तो इसके साथ साथ अंग्रेजी शासन व्यवस्था की इन्होंने अनेक जगह प्रशंसा की है। ये कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। यानी स्वयं भारतेंदु ये कहते हैं ये बात कि अंग्रेज राज में और तो सारे सुख है, लेकिन भारत का धन विदेश जाता है, ये बड़े दुख की बात है, ये बड़ी चिंता की बात है। तो हम आगे देखते हैं कि इस युग के बाद जो द्विवेदी युग आता है उसमें और भी अधिक मैथिली शरणगुप्त जैसे राष्ट्रीय कवि उस युग में हुए। तो उस युग में जो राष्ट्रीयता की भावना इतनी बलवती हुई, उसका कहीं ना कहीं बीजारोपण या उसका अंकुरण इस भारतेंदु युग में ही हो गया था। तो ये राजभक्ति और देशभक्ति की दोनों प्रकार की भावनाएं इनके काव्य में हमें दिखाई देती हैं। इसके पश्चात हम अगली प्रवृत्ति देखते हैं। तो भारत की दुर्दशा का चित्रण इन्होंने किया है ना। इसमें हम विभिन्न जो भी भारत की हालत थी, विभिन्न क्षेत्रों में जो दुर्दशा थी उसका वर्णन इन्होंने किया है। रीतिकाल के कवि तो मुख्य रूप से समाज के प्रति वो उदासीन थे, या कह सकते हैं कि इतना अधिक वो सामाजिक दुर्दशा से वो एक प्रकार से उसका वर्णन उन्होंने नहीं किया अपने काव्य में। लेकिन भारतेंदु युग के कवियों ने भारतीय समाज की यथातथ्य स्थिति को दर्शाया है।
उस समय सामाजिक चेतना का भी उदय हो गया था धीरे धीरे समाज में। ब्रह्म समाज और आर्य समाज और अनेक ऐसी सामाजिक नवजागरण की संस्थाएं उस समय अस्तित्व में आई थी, जिससे सामाजिक समस्याओं के प्रति भी लोगों में जागरूकता आई थी। विधवा विवाह करने की बात की जाने लगी थी। नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, इस तरह की भावनाएं जनता में धीरे धीरे फैल रही थी। तो उस संबंध में भी इन कवियों ने कविताएं लिखी हैं, इन समाज सुधार से संबंधित भी। इसके साथ साथ भारत की जो मुख्य रूप से जो दुर्दशा थी, आर्थिक दुर्दशा, भारत का धन जो लूटा जा रहा था, भारत को एक उपनिवेश बना दिया था अंग्रेजों ने, और केवल एक बाजार के रूप में वो भारत का प्रयोग करते थे। यहाँ से कच्चा माल विदेश भेजते थे, विदेश से बना बनाया माल भारत के बाज़ारों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। तो इस भावना का इन्होंने बड़ा एक प्रकार से चित्रण किया, और इस प्रवृत्ति पर, अंग्रेज़ों की इस प्रवृत्ति पर ये बड़े दुखी भी हैं। ये कहते हैं, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। भारत दुर्दशा नामक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसमें ये कहते हैं ना। इसी प्रकार राधा चरण गोस्वामी कहते हैं, मैं हाय हाय दे धाय पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। यानी भारत की नाव डूब गई है, कोई से उबारो। बाल विधवाओं की दशा पर भी प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं कि कौन करे जो नहीं कस कर सुनी विपत्ति बाल विधवन की। बाल विधवाएं अनेक थी उस समय, काशी जैसे नगरों में बाल विधवाएं भरी पड़ी थी, क्योंकि बाल विवाह हो जाते थे और बहुत सी लड़कियां विवाह के कुछ समय बाद ही विधवा हो जाती थी और फिर आजीवन वैधव्य का जीवन व्यतीत करती थी। बड़ी उनकी एक प्रकार से दयनीय दशा रहती थी। तो उस दयनीय दशा को भी ने इन कवियों को बड़ा संवेदनशील बनाया, और उसका वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। इसके बाद हम अगली प्रवृत्ति देखते हैं कि भगवत भक्ति, यानी भक्ति भावना भी इसे हम कह सकते हैं। इन कवियों में मुख्य रूप से जितनी एक आम व्यक्ति में ईश्वर के प्रति आसक्ति होती है, एक उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है, उतना ही या कुछ थोड़ा बहुत उससे अधिक भारतेंदु जैसे कवियों में हमें दिखाई देता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं पुष्टि मार्गीय भक्त थे। पुष्टि मार्ग में भगवान की कृपा या दया प्राप्त करने को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इनके पिता और इनके यानी परिवार में से ही इन्हें भक्ति भावना विरासत में ही मिली थी। इन्होंने कई भक्तिपरक रचनाएं लिखी हैं। भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य, कार्तिक स्नान इत्यादि। वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित थे, राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे ये। इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं वो इनकी इस भक्ति भावना के को दर्शाती हैं। इसे कहते हैं कि मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभानु दुलारी, यानी राधा वल्लभ संप्रदाय की ये वो पुष्टि करते हैं इसमें। एरे ब्रजचंद्र तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं, एरे घनश्याम तेरे रूप की हूँ चात की। यानी श्री कृष्ण के रूप की प्रशंसा और उसे अपना आराध्य मानते हैं। दैन्य भाव की भक्ति भी हमें इनके काव्य में दिखाई देती है। उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही, और नहीं और सो काज, यानी हम तो तुम्हारे ही हैं, जैसे हैं, हमें और से कोई कार्य नहीं है, आप ही हमारा उद्धार करो, हमें उभारो। डॉक्टर तिलकराज शर्मा इनकी भक्ति भावना के विषय में लिखते हैं कि इनके भक्ति संबंधी पदों में एक सर्वाधिक एवं सबसे पृथक मौलिकता यह है कि कृष्ण भक्ति से संबंधित लीलाओं का वर्णन करते समय यह आत्मोद्धार की प्रार्थना करते समय भी ये जाति एवं राष्ट्र रक्षा के प्रश्न को नहीं भुला पाते। ये वहाँ इनसे जाति एवं राष्ट्र रक्षा के लिए विनय करने लगते हैं। भगवान से कोई अपना भला नहीं चाहते, ये देश का भला करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, राष्ट्र उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। अतः इनका कृष्ण सूरदास के कृष्ण के समान केवल लीला विहारी ही नहीं है, बल्कि वह धर्म, जाति और राष्ट्र का रक्षक भी है। इस प्रकार इनकी भक्ति भावना राष्ट्रीयता से संयत है, यानी वो भी राष्ट्रीयता के साथ कहीं जाकर जुड़ जाती है। इनके काव्य हम देखते हैं कि संत कवियों की तरह ये भी संसार की निस्सारता और मोह माया इनका खंडन करते हैं, है ना। इसके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। विषय वासना की निस्सारता का उल्लेख करते हैं। राधा कृष्ण दास की पंक्ति हैं, जो विषया संतंत जी ताही मूढ़ लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात। यानी जिस विषय को, यानी जिस मोह माया को संतों ने त्याग दिया है, मूर्ख व्यक्ति तो उसी से लिपटता है। जिस प्रकार व्यक्ति वमन कर देता है, वमन यानी उल्टी, और उस उल्टी को कुत्ता बड़े स्वाद से खाता है। तो ये जो माया है, माया को एक प्रकार से वमन या उल्टी से उसकी तुलना करते हैं।
इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस काल की प्रमुख भक्ति पर रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो उसमें है अलौकिक लीला बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है, कंसवध अंबिका दत्त व्यास, सूर्य स्तोत्र बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, भक्ति सर्वस्व, वैशाख मातम में, कार्तिक स्नान, इनका हमने पहले ही उल्लेख कर दिया। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। इसके पश्चात अगली प्रवृत्ति हम इस काल कह सकते हैं कि श्रृंगार चित्रण। श्रृंगार का विविध भांति से चित्रण इन काल में हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र श्याम भक्ति के साथ साथ इनके काव्य में श्रृंगार की भी प्रधानता में दिखाई देती है। प्रेम वर्णन, श्रृंगार भावनाओं के कथन में भारतेंदु का जो स्वर है वह रसखान और घनानंद से मिलता जुलता है, यानी एक प्रकार से स्वच्छंद प्रेम है। राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते समय इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया है, लेकिन वियोग वर्णन में इन्हें अधिक सफलता मिली है। प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी आदि इनकी विशुद्ध श्रृंगार परक रचनाएं हैं भारतेंदु जी की। श्रृंगार का मर्यादित चित्रण किया है। रीतिकालीन कवियों की तरह कहीं भी उसमें अश्लीलता या स्थूल शारीरिकता वो नहीं है, उसका अभाव है। इन्होंने इसके साथ साथ रीतिकालीन पद्धति पर नक्षिक और नायिका भेद का भी वर्णन किया है अपने काव्यों में। वह संधि को प्राप्त होने वाली नायिका की सूक्ष्म चेष्टाओं का उदाहरण इस पद में दिया गया इन पंक्तियों में। शिशुताई अजोने गई तन ते तब जौवन ज्योति बटोरे लगी, सुनी के हरिश्चंद्र की कान का सुखदेव भौं मरोरे लगी, बचे सासु जेठानी सो प्रिय थे दूरी घूंघट में दृग जोरे लगी, दुल्ही उल्ही सब अंगनते दिन द्वेते पीयूष निचोरे लगी। यानी उसकी अभी ये एक वो जो नौढ़ा जो नायिका होती है जो अभी धीरे धीरे किशोर अवस्था को प्राप्त हो रही है, उसका वर्णन करते हैं कि उसमें से अभी शिशुता नहीं गई है, बचपन का भी की अवस्था भी उससे पूरी तरह नहीं गई है और उसमें यौवन की ज्योति भी उसमें जगमगा उठी है। तो उसका वह संधि का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। घनानंद और बोधा जैसे जो रीतिकाल के जो कवि थे उनकी भांति ही, जैसे हमने पहले बताया, इन कवियों ने स्वच्छंद और एकनिष्ठ निर्भीक प्रेम की वंदना की है। इनका आप उदाहरण देख सकते हैं। इन नैनन में वह सांवरी मूर्ति देखती आनी हरी सोहरी, यानी वो सांवरी मूर्ति इनकी, यानी वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, यानी उसको अपना एक प्रकार से आलम्बन बनाकर और श्रृंगार का वर्णन इन्होंने किया है। विरह की अनुभूतियों का भी स्वाभाविक चित्रण है। विरह वर्णन में इन्हें बहुत अधिक सफलता मिली है इन कवियों को, विशेषकर भारतेंदु जैसे कवियों को। कहीं कहीं इनका जो विरह वर्णन है वो मरण दशा तक भी ये पहुंचा देते हैं, यानी जो विरह की जो अंतिम अवस्था जो होती है उसका वर्णन भी इसमें हमें कहीं कहीं दिखाई देता है। इसका उदाहरण इस पद में हम देख सकते हैं। व्याकुल हों तड़पों बिनु पीतम को तू नेक दया कर लाओ, प्यासी जहाँ सब रूप सुधा बिनु पाहि पी को पपीहे पियाओ, जिये मैं होश कहूँ रही जाए न हा हरिचंद को उठी धाओ, आवे न आवे पियारो अरे को हाल तो जाए कि मेरा सुनाओ, यानी मेरे प्रीतम को कोई मेरा हाल सुनाओ, चाहे आवे या न आवे, मैं बड़ी व्याकुल होकर और उन पर के लिए तड़प रही हूँ, कोई मुझ पर जरा सी दया करे, यानी मैं बिल्कुल उनके दर्शन की प्यास से मरी जा रही हूँ। तो इस प्रकार का वियोग वर्णन बड़ा स्वाभाविक और बड़ा एक प्रकार से सटीक और प्रभावी वियोग वर्णन उनके कवियों में हमें दिखाई देता है। प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास जैसे जो कवि हैं उन्होंने मुख्य रूप से इसको अपना विषय नहीं बनाया। उनके काव्य में हमें समाज सुधार या राष्ट्र भक्ति की भावना अधिक दिखाई देती है। श्रृंगार का जो चित्रण मुख्यतः वो हरिश्चंद्र की रचनाओं में हमें अधिक दिखाई देता है, अधिक उनमें हुआ है। डॉक्टर तिलकराज शर्मा इस संदर्भ में कहते हैं कि श्रृंगार का विशुद्ध रसत्व और रस राजत्व भारतेंदु के काव्य में रूपायित हुआ है। मांसल श्रृंगारिकता यहाँ नहीं मिलती, यानी शुद्ध श्रृंगारिक रचनाएं भारतेंदु युग में मुख्य रूप से भारतेंदु जी ने लिखी हैं। इसके पश्चात हम अगली विशेषता या प्रवृत्ति हम कह सकते हैं कि प्रकृति चित्रण। प्रकृति का बड़ा ही इन्होंने स्वाभाविक चित्रण किया है। प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इसमें प्रकृति का आलम्बनगत चित्रण, उद्दीपन चित्रण, अलंकारिक चित्रण और स्वतंत्र रूप से प्रकृति का चित्रण, ये विभिन्न प्रकार के प्रकृति चित्रण के काव्य में हमें दिखाई देता है। भारतेंदु ने वसंत, वर्षा, होली, गंगा, यमुना
आदि का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। गंगा वर्णन का उदाहरण आप उसमें देख सकते हैं। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सिसोती, बिच बिच छेरती बूंद मध्य मुक्तामणि पोहती, लोल लहर लही पवन एक पे एक आवत, जिमि नरगण मन विविध मनोरथ करत मिटावत। यानी इस प्रकार लहरें उठती है जैसे आदमियों के हृदय में मनोरथ उत्पन्न होते हैं और फिर मिट जाते हैं। यानी बड़ा अलंकारिक वर्णन है गंगा का ये वर्णन अलंकारों की सहायता से। इसी प्रकार यमुना वर्णन है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर भौछाए, जो के कुल सो जल परसन हित मनो सुआए। मानो वो यमुना का जल छू लेना चाहती हैं उन तमाल तरु की डालियाँ। इस प्रकार तमाल तरु यमुना के किनारे छाए हुए हैं। अगली प्रवृत्ति इस काल की मुख्य प्रवृत्ति ये भी हास्य व्यंग। उस समय की सामाजिक व्यवस्था, राजतंत्र और जो भी अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी उनका बड़ा इन्होंने एक व्यंग किए हैं उस पर। व्यंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना इन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया है। जो उस समय शोषण आधारित जो व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की, देश का शोषण कर रहे थे। इसके साथ साथ भारत के अनेक लोग थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़कर पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने लगे थे। समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास थे, रूढ़ियाँ थे। इन सभी पर इन्होंने बड़े कटु व्यंग किए हैं। कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी के तन मन धन चूसे, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यानी अंग्रेज हैं जो भीतर भीतर सारा रस चूस लेते हैं, हंसते हंसते तन मन धन सब कुछ चूस लेते हैं, बातों में बड़े तेज हैं। इसी प्रकार नशा के विरोध में ये लिखते हैं। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जात मान धन सब कुछ लूटे, पागल करे मोहि करे खराब क्यों सखी साजन नहीं शराब। यानी शराब की बुराई करते हैं कि वो जब मुँह से लगती है तो छूट नहीं पाती, कभी भी छोड़ी नहीं जा सकती। एक बार शराब की लत लग जाती है तो वो जाति मान धन सब कुछ वो नष्ट कर देती है व्यक्ति का, और पागल कर देती है, खराब कर देती है, वह शराब है। इसी प्रकार बंदर सभा में भारतेंदु लिखते हैं। पाजी हूँ मैं कौम का, बंदर मेरा नाम, बिन फिजूल कूदे फिरे मुझे नहीं आराम। इस प्रकार के व्यक्तियों पर जो किसी जातीय प्रतिनिधि, किसी जाति विशेष के लोगों पर व्यंग करते हुए ये लिखते हैं। अंग्रेजी पाश्चात्य सभ्यता, अंग्रेजी थोड़ी बहुत पढ़कर पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वालों पर भी व्यंग करते हैं। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की 2 लाइनें हैं। चूसव चुरुट लाख पर, लागत पान बिना मुहसून, अक्सर चारी पढ़े अंग्रेजी बन गए अफलातून। यानी बेशक चूसो चुरुट यानी सिगार जो पी जाती है, बेशक लाख बार सिगार पियो लेकिन पान के बिना मुँह सूना लगता है। जो बात पान चबाने में और सिगार पीने में नहीं, सिगार अंग्रेज़ों का शौक़ है ना। वो इसी पर वो कहते हैं कि 4 अक्षर अंग्रेजी के क्या पढ़ लिए, अफलातून बन गए। हास्य व्यंग की प्रमुख रचनाओं का भी हम उल्लेख यहाँ कर सकते हैं। पाखंड विडम्बन, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, यानी तीर्थ स्थानों पर किए जाने वाले जो पाखंड और जो अंधविश्वास और जो लूट खसूट होती है उसका इसमें चित्रण किया गया है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, यानी वेदों के नाम पर की जाने वाली हिंसा। अंधेर नगरी एक बड़ी व्यंग नाटिका है भारतेंदु जी की। नए जमाने की मुकरियाँ तथा प्रताप नारायण मिश्र कृत हरगंगा, बुढ़ापा, उर्दू का स्यापा, ये इस काल की महत्वपूर्ण व्यंग रचनाएं हैं। डॉक्टर सुरेश अग्रवाल इस संदर्भ में कहते हैं कि संप्रेषण की अद्भुत क्षमता इनकी सरल, सीधी और हास्य व्यंग प्रधान कविता का विशेष गुण है। यानी संप्रेषण की बहुत अधिक क्षमता है इस कविता में। साधारणीकरण हो जाता है बड़ी सरलता के साथ। हास्य और व्यंग भारतेंदु जी की कविता के प्रमुख अंग हैं, पर इनका प्रयोग इन्होंने केवल हंसाने के लिए या विद्रूपता के लिए नहीं किया है। ये एक जागृति फैलाना चाहते हैं व्यक्ति को इस प्रकार से झकझोर करके। तो इस प्रकार इस हास्य व्यंग का इन्होंने प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। एक अन्य इस काल की प्रमुख विशेषता जो आपको अन्य कालों में नहीं मिलेगी वह समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति एक प्रकार से काव्य रचना का एक इसे हम ढंग कह सकते हैं। इसमें कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में कवि को दे दिया जाता था और कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपनी कल्पना के द्वारा उस पंक्ति पर कविता रचते थे। कोई पद, कोई दोहा
या कोई छंद उस पर रचा जाता था, और शर्त ये तो होती थी कि वह पंक्ति उस दोहे या उस पद के अंत में आए, उस छंद के अंत में उस पंक्ति को रखा जाए, ऐसा नियम होता था। ये जो समस्या पूर्ति की जो ये एक प्रकार से इसके बड़े बड़े कंपटीशन या बड़े बड़े वो प्रतियोगिताएं होती थी कवियों में, और इससे कवियों की प्रतिभा और उनके रचना कौशल की परख होती थी। कोई विषय दे दिए जाते थे, पंक्ति दे दी जाती थी। यहाँ उदाहरण दिया गया है कानपुर के रसिक समाज, जिससे प्रताप नारायण मिश्र जुड़े हुए थे। तो रसिक समाज ने एक पंक्ति दी पंडित प्रताप नारायण मिश्र को कि आप इस पर समस्या पूर्ति कीजिए। वह पंक्ति थी, पपीहा जब पूछिए पीऊ कहाँ। तो प्रताप नारायण मिश्र ने उस पर कैसे उसकी समस्या पूर्ति की, उन्होंने ये छंद, ये पद बनाया उन्होंने कि बन बैठी है मान की मूरत सी, मुख खोलत बोलन नाही नहा। तुम ही मनोहारी के हारी परे, सखियन की कौन चलाई तहाँ। वर्षा है प्रतापजू धीर धरो, अबलो मन को समझायो जहाँ। वह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछिए पीऊ कहाँ। तो ये जो अर्धाली जो पंक्ति है ये अंत में रख दी इसमें, यानी ये मानवती नायिका का इसमें वर्णन है कि वो मान करके बैठी है, मान की मूर्त बनी हुई, मुख से कुछ नहीं बोलती है। तुम भी मनोहार के उसकी मनोहारी करके उसको मना के हार गए, तो सखियाँ क्या करेंगी, सखियों से कैसे मानेगी वो। अब वर्षा का समय आ गया है, धीरज धरो, वर्षा के समय अब तक जहाँ मन को समझाया है मन लो, अब लो मन को समझाया, यानी अब तक मन को समझाया तो थोड़े समय और धीरज धरो। अब ये ब्यारी यानी ये मौसम बदलेगा, यानी उसकी नाराज़गी दूर होगी, उसका मान समाप्त होगा ना, कब, जब पपीहा पीऊ पीऊ बोलेगा उस समय। तो इस प्रकार ये समस्या पूर्ति की जाती थी। तो इस समय समस्या पूर्ति पर आधारित कुछ रचनाएं इस समय लिखी गई हैं, उनका भी उल्लेख यहाँ हमने किया है। समस्या पूर्ति सर्वस्व है, अंबिका दत्त व्यासकृत। समस्या प्रकाश द्विजगंग की रचना है। समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिला। समस्या पूर्ति से संबंधित ये प्रमुख रचनाएं इस काल की हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं अगली जो प्रवृत्ति है, भाषा शैली और अलंकरण विधान, छंद विधान इत्यादि, यानी वो शिल्प जो पक्ष है। तो इसमें देखते हैं सहज सरल स्वाभाविक ब्रज भाषा। हमने इन कवियों की रचनाओं के समय भी हमने देखा था कि अधिकतर कवियों ने ब्रज भाषा में रचना की है, यानी ये इस काल के एक प्रकार से हम थोड़ी सी एक विडंबना या कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इस काल में जो गद्य है वो खड़ी बोली हिंदी में लिखा जाना शुरू हो गया था, लेकिन कविता की भाषा अभी तक ब्रज भाषा ही बनी हुई थी। द्वैत युग में आकर मुख्य रूप से खड़ी बोली है वो काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। वैसे खड़ी बोली में कविता होने लग गई थी भारतेंदु काल में भी, लेकिन वो अधिक नहीं थी। अधिकतर कवि हैं वो ब्रज भाषा को ही अपनी काव्य भाषा बनाए हुए थे। इसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग होता था, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। ये जो इस काल की जो काव्य की जो शैली है मुख्य रूप से मुक्तक काव्य है। कुछ प्रबंधात्मक रचनाएं भी लिखी गई हैं। अनेक छंदों का इन कवियों ने प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, रोला, कुंडलिया, हरि गीतिका, ये सभी छंद इनके काव्यों में हमें मिलते हैं। अलंकारों का भी विभिन्न प्रकार से शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार जितने हैं, लगभग सभी अलंकार आपको इनके काव्यों में मिल जाएंगे, उनका नाम उल्लेख आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ विविध रसों का भी सुंदर परिपाक हुआ है, यानी श्रृंगार रस तो है ही ना, हास्य रस भी है हास्य व्यंग रचनाओं में ना, और देशभक्ति पर रचनाओं में कहीं कहीं हमें वीर रस भी हमें इसमें दिखाई देता है। लेकिन मुख्य रूप से हम इसमें श्रृंगार परक रचनाएं, श्रृंगार रस मुख्य इस काल का मंगी रस कह सकते हैं। तो ये इस काल की जो कविता थी भारतेंदु युग की, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि इस काल में हम देखते हैं कि नई नई प्रवृत्तियां, नए नए विषयों का समावेश काव्य में होने लगा था। केवल श्रृंगारिकता ही नहीं रही थी, श्रृंगार की सीमा से बाहर निकलकर राजभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, उसके साथ साथ राजभक्ति भी, देश की दुर्दशा का चित्रण है, प्रकृति का चित्रण है, भक्ति भावना है, हास्य व्यंग है, समस्या पूर्ति है। इस तरह अनेक विषयों की तरफ काव्य का रुझान यहाँ होता है।
कविता रीतिकालीन परिवेश से बाहर निकली, समसामयिक समस्याओं से, सामाजिक सरोकारों से काव्य इस समय जुड़ा ना। तो युग के अनुरूप, युग की आवश्यकता के अनुरूप इस काल के कवियों ने उच्च कोटि के काव्य की रचना की है। इसका प्रभाव बाद वाले साहित्यकारों पर भी पड़ा है, विशेष रूप से द्विवेदी युगीन साहित्यकारों पर स्पष्ट रूप से भारतेंदु युग का प्रभाव है। कवि कर्तव्य का इन कवियों ने, इस युग के साहित्यकारों ने सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। इस व्याख्यान के लिए और इसके अधिक अध्ययन के लिए आप इन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। हमने भी इनकी सहायता ली है इस व्याख्यान को तैयार करने में। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य अनुष्कुल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर विजेंद्र स्नातक द्वारा रचित है। साहित्यिक निबंध 2 रचनाएं साहित्यिक निबंध नाम से, एक के संपादक डॉक्टर रामचंद्र पांडे हैं और दूसरी के लेखक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास एक अन्य जो पुस्तक है लक्ष्मी पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित है। और हिंदी साहित्य डॉक्टर अशोक तिवारी द्वारा रचित है, साहित्य भवन आगरा से प्रकाशित है। ये मुख्य कुछ ऐसे जो अधिक आप अध्ययन के लिए इन ग्रंथों की सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।